हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। हम यहां पर स्टडी प्लान डिस्कस कर रहे हैं जो हमने स्टार्ट किया था 1 दिसंबर से। तो आपको पता होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। हमने सिलेबस को डिफाइन कर दिया था कि 100 दिन में हमें कैसे सिलेबस कवर करना है। तो आपके 8 दिन तो हो गए, 8 दिन का आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया होगा। अब हम बाकी के जो 7 दिन हैं उनके आज बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्लासेस में हमने किया क्या था। ये जो क्लास होगी आपकी, उसमें डी ट्रिपल एस बी और ईएमआरएस दोनों को साथ में ही लेकर चलेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है कि अलग अलग मैं क्लास बनाऊंगा, 10-10 मिनट की क्लास बना दो, क्या मतलब है उस चीज का। तो एक बार में ही समझ जाइए आप, दोनों लोगों के लिए ये बेनिफिशियरी है। तो दोनों लोगों को एक जैसा ही काम करना है, इस वजह से थोड़ा सा ही अंतर है और एक एक करके हम बात करेंगे। अगर हम टारगेट की बात करें तो हमने क्या किया था, हमने ये पूरा टारगेट लिया था 100 डेज का, अगर आप डी ट्रिपल एस की बात करें, और ऐसा ही हमारा ईएमआरएस का था। और अब हम देखें दिसंबर का टारगेट। तो दिसंबर में हमने डी ट्रिपल एस में क्या क्या लिया था, 9th की एनसीईआरटी करनी है हमें, पॉलिटी की 10th की करनी है, 11th की करनी है, उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स करनी है दोनों, 9th और 10th की, और हिस्ट्री की 8th क्लास की करनी है। इससे आपका पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दो सब्जेक्ट तो पूरे कंप्लीट हो रहे थे, और उसके साथ साथ हिस्ट्री आपका 8th क्लास की कंप्लीट हो रही थी। बाकी का जो रह जाएगा वो नेक्स्ट मंथ में करेंगे। और जीएस करनी है, मैथ्स करना है, हिंदी इंग्लिश करनी है, टीचिंग मेथोडोलॉजी करनी है, और 4 पेपर लगाने हैं। जो पेपर आपका कल भी होने वाला है मैं आपको दूंगा, प्रीवियस ईयर का कल पेपर होगा आपका एक, तो उसे आपको लगाना है, जिससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर बात करें हम ईएमआरएस की, तो ईएमआरएस में आपका एनसीईआरटी वाला पोर्शन तो बिल्कुल सेम ही था, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना था, जीएस करनी थी, हिंदी इंग्लिश करनी थी, ये दोनों सेम थे, और 4 पेपर करने थे, ये सेम था। बाकी का जो चेंज था वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड था और एनईपी 2020 थी। तो एनईपी को हम साथ में लेकर चल रहे हैं, आपको डेली 5 पेज पढ़ने हैं, वो भी आप पढ़ पा रहे होंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका दिसंबर का प्लान। अगर हम बात करें कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है, तो अगर हम डी ट्रिपल एस में देखें तो हमने क्या किया, पॉलिटी का 9th क्लास की एनसीईआरटी आपकी कवर हो गई होगी, पूरी 9th की पढ़ ली होगी। उसके साथ हिस्ट्री के आपके 2 चैप्टर कवर हो गए, इकोनॉमिक्स का आपका 1 चैप्टर कवर हो गया, ठीक। और मैथ्स के 3 टॉपिक आपके हो गए। जीएस की आपकी डेली क्लास चली रही है। अब देखिए आज एक क्लास नहीं आई है, तो ये वाली क्लास पोस्टपोन कर रहे हैं हम, कल आपकी क्लास आएगी 8 तारीख को, ठीक है। तो वो आप क्लास देख लेना, क्योंकि क्या हो रहा है कि हमें 7 क्लास, वैसे तो 6 क्लास का हमारा प्लान था कि 6 क्लास पर डे लेकर चलेंगे, लेकिन 1 दिसंबर को भी हमने क्लास ली, इस वजह से पहले हफ्ते आपकी 7 क्लास होगी, बाकी के हफ्ते आपकी 6 क्लास ही होगी, ओके। और इसमें अगर हम ईएमआरएस में देखें तो ईएमआरएस में हमने क्या क्या कर लिया है, ईएमआरएस में देखते हैं, हमने इसमें सेम यही किया जो हमारा डी ट्रिपल एस का था। और इसके साथ यहां आपको डी ट्रिपल एस में आपने मैथ पढ़ा, यहां आपने एनईपी पढ़ी, ठीक है। तो एनईपी के 35 पेज आपके हो गए और जीएस आपके साथ चल ही रही है। अब बात करते हैं कि हमें अगले सप्ताह में करना क्या है। 9 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक आपको क्या करना है। तो डी ट्रिपल एस में देखें तो डी ट्रिपल एस में आपको 9 तारीख को वही सेम जैसे आपने 9th क्लास की फॉलो की थी, वैसे ही आपको 10th क्लास की फॉलो करनी है। 10th क्लास का पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चैप्टर आपको देखने हैं, और चारों चैप्टर की आपको वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, सारी वीडियोस आपको देखनी है। एक चैप्टर कवर करिए, फिर वीडियोस देखिए। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करिए और पूछ लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। यहां आपकी पॉलिटी की 10th कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको इकोनॉमिक्स की 9th क्लास का दूसरा चैप्टर पढ़ना है और हिस्ट्री का तीसरा, चौथा चैप्टर पढ़ना है। इतना है आपका एनसीईआरटी से। उसके बाद 3 टॉपिक और मैथ के पढ़ने हैं। अब आपके यहां पर 6 टॉपिक हो जाएंगे, ठीक है। 6 टॉपिक हो जाएंगे आपके मैथ्स के, और जीएस के 10-10 क्वेश्चन लेकर चलने हैं। उसके बाद आपका 15 दिसंबर को फिर से एग्जाम होगा। जैसा एग्जाम आपका कल होने वाला है वैसा ही आपका एग्जाम होगा। डी ट्रिपल एस का तो अभी प्रीवियस ईयर का ही लेके चलेंगे। अब बात करें अगर ईएमआरएस की, तो ईएमआरएस में भी आपको सेम ही करना है। अगर आप एनसीईआरटी वाला टॉपिक देखें तो बिल्कुल सेम है, आपको भी वीडियोस देखनी है, कोई भी टॉपिक इधर का उधर नहीं है, सिलेबस दोनों का सेम है। अगर एनईपी की बात करें तो एनईपी आपके 65 पेज तक हो जाएगी, डेली 5 पेज पढ़ते जाएंगे तो 35 पेज तो आपके कवर हो गए। अब 65 पेज तक यहां पर हो जाएगी। 10 क्वेश्चन जीएस के करने हैं, और यहां पर आपको करना होगा एक पेपर। अब ये पेपर आपका प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का तो एक ही पेपर था जो हमने देख लिया। अब जो पेपर होने वाला है वो आपका प्रैक्टिस सेट का पेपर होगा। तो ये है आपका पूरा जो आपको 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक करना है। इसमें आपको पॉलिटी की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है 3 चैप्टर की। जो चौथा चैप्टर है आपका, ये चैप्टर आपके सिलेबस में डायरेक्ट पार्ट नहीं है, तो मैंने आपको बताया भी है, तो इसकी आपको केवल वीडियोस देखनी है, चैप्टर नहीं पढ़ना है।
चौथा चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है, केवल वीडियोस देखनी है। यही DSSS में भी सेम है कि आपको चैप्टर नहीं पढ़ना है, केवल वीडियोस देखनी है। जो मैं वीडियोस बनाऊंगा वो वाली वीडियोस देख लेना, उससे आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। ओके, इतना समझ गए। अब बात करते हैं हम कुछ डाउट्स की कि क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं। तो पहले डाउट्स की मैं बात करूं तो पहला डाउट है कि प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट, पहला डाउट है आपका कि आपको यह प्रॉब्लम आ रही है कि कौन से सोर्स हम फॉलो करें। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या फॉलो करना शुरू किया था, एनसीईआरटी फॉलो करना शुरू किया था। ठीक है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। दूसरा, आपको पीवाईक्यूज देखने हैं। अब एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं DSSS की। तो DSSS में प्रॉब्लम आ रही है आपको टीजीटी एसएसटी में, तो एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा नया सिलेबस बना है वो सिलेबस आपके एनसीईआरटी से ही रिलेट है, और उसके साथ अगर कुछ टॉपिक हैं जो पीवाईक्यूज में एक्स्ट्रा मिलते हैं वो आपको पढ़ने हैं। जैसे अगर आप नेपाल के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो नेपाल के बारे में, नेपाल और बोलीविया का संघर्ष देखना है हमें पॉलिटी में, नेपाल के लोकतंत्र के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है। तो यहां पर आपको देखना होगा कि नेपाल को हमें और डिटेल में पढ़ना है। पीवाईक्यूज आप लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन अब पीवाईक्यूज लगाते पे आपको क्वेश्चंस मिले सोशियोलॉजी के, तो सोशियोलॉजी में क्या करेंगे आप, क्या सोशियोलॉजी का टॉपिक अब आपके सिलेबस में है? नहीं है। इस वजह से उन क्वेश्चंस को आप इग्नोर करेंगे। लेकिन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इस तरीके से करना है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन चारों ऑप्शन के बारे में आप पता कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से उन्हें पढ़ लीजिए, जिससे अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर ले जाएंगे। बाकी का अगर आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन तो नहीं आएंगे टीजीटी एसएसटी में, 90 क्वेश्चन आएंगे, तो 90 में से 75 क्वेश्चन सीधे आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, 75 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे। बाकी के आपके जो 15 क्वेश्चन बचे वो कहां से आएंगे? तो देखिए, 15 में से 10 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही होते हैं कि आपको वो छोड़ने चाहिए, छोड़ने के लिए ही वो क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आया आपका और वो किससे आ जाए, वो कोर से आ जाए, आपकी पॉलिटी से रिलेटेड, कि एक जगह पर क्या हुआ, इलेक्शंस हुए और उस इलेक्शंस में कौन सी पार्टी ने कितने वोट से दूसरी जीत गई, कौन सी सीट पे जीत गई, किस तरह से जीती, उस समय पर प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री वाला तो टॉपिक आप कर लेंगे। लेकिन कितनी सीट से जीती कोई पार्टी या कितने सीट से हारी, किस समय पर ऐसा हो रहा था, तो ये वाला क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। इस तरह के जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो आपको छोड़ने होंगे। बाकी के 5 क्वेश्चन आपकी मेंटल एबिलिटी किससे बनते हैं। ठीक है, उसमें से क्या होगा, जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उन 4 में से 2 ऑप्शन आपको आ रहे होंगे, बहुत अच्छे से आ रहे होंगे, एक ऑप्शन आपको नहीं आ रहा होगा, तब आप क्या करेंगे, उस जगह पर आप लगाएंगे अपनी मेंटल एबिलिटी कि क्या करना चाहिए, क्या इस समय पर इस तरह की सिचुएशन थी कि नहीं थी। ये मैं कब बताऊंगा, ये जब आप पेपर कर रहे होंगे उस समय पर जो डाउट है वो डाउट पेपर के टाइम पर ही, पेपर करवाते समय ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको कि क्या क्या फॉलो करना है। एनसीईआरटीज बहुत अच्छे से फॉलो करनी है, पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से फॉलो करने हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको तीसरी चीज बता रहा हूं कि अगर आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं। जैसे अगर आप पंचायती राज पढ़ रहे हैं तो पंचायती राज आप एनसीईआरटी से ना पढ़कर लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ लीजिए। ठीक है, और उसके साथ अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप एनसीईआरटी का तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके साथ साथ आप इग्नू की बुक पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम रेफरेंस लेते हैं। अब रेफरेंस में क्या होता है कि रेफरेंस में कुछ टॉपिक होते हैं जो इंपॉर्टेंट लगते हैं, उन्हें हम पढ़ लेते हैं, ना कि हमें पूरा वो रटना पड़ता है। अब आप लक्ष्मीकांत लेके बैठ गए तो लक्ष्मीकांत तो आप नहीं पढ़ पाओगे 15 दिन में, लेकिन पंचायती राज में से कुछ फैक्ट होंगे जो फैक्ट आपको आपकी एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, तो वो फैक्ट आप थोड़े से याद कर लीजिए। इससे आपकी जनरल अवेयरनेस भी तैयार होती रहेगी, और जो आपका जीके का आता है 20 नंबर का पेपर, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो इतना समझ गए अब आप कि क्या आपको फॉलो करना है। रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं, बाकी का एनसीईआरटी तो आपको घोल के पी जानी है। फिर मत कहना कि अरे योगी भैया ने तो पहले ही बोला था कि एनसीईआरटी पढ़ो, आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, हमने तो 50 किताबें पढ़ डाली, टेलीग्राम पर 50 पीडीएफ आई, हमने 50 पढ़ डाली, क्वेश्चन आपको वहां से नहीं मिला। कि देखिए, हमारे पास टाइम जितना है उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपको तैयारी करनी है तो पहले आपको एनसीईआरटी बिल्कुल कवर करनी होगी। मैंने आपको एग्जाम्पल भी देके बताया, आपको एनालिसिस करके दिखाया पेपर का, तो उसमें आपको समझ में आ गया।
ठीक है, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया कि कहां भागना है, कहीं पर भी नहीं भागना है, जो मैं बता रहा हूं वही करते चलिए। कोई भी एंजाइटी हो रही है तो उसे इग्नोर करिए, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम आई, अगर आपने टेंशन ली, तो टेंशन में तो जो आप पढ़ रहे हैं वो भी भूल जाएंगे और फिर आप एग्जाम देंगे और कल आप एग्जाम में कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए और आपके 200 में से केवल 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 200 में से 110 सही हो रहे हैं। अब आप कहोगे मेरे तो 85 सही हुए, दूसरे के 110 सही हुए, तो भाई उसने पढ़ाई करी ना, इस वजह से उसके 110 सही हुए। तो अभी घबराना नहीं है, अभी आपको मेंटल पीस बनानी है, अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करिए, जिससे आपको तसल्ली रहे और आप आराम से पेपर दे सकें। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट को लेकर कि जो अभी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे DSSB का एग्जाम होगा, आपका EMRS का भी आपका सुनने में आ रहा है कि जल्दी ही एग्जाम हो सकता है। ठीक है, और LT ग्रेड की तो बता ही दिया उन्होंने कि एग्जाम होने वाला है। तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिलेट भी नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या सेट करना चाहिए जब हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए कि प्रायोरिटीज क्या है। अगर आपने 3 पेपर सेट लिए, ठीक है, DSSB का लिया, दूसरा EMRS का लिया और तीसरा लिया आपने LT ग्रेड का, तो LT ग्रेड का पेपर आपका पहले होने वाला है, DSSB और EMRS का एग्जाम आपके बाद में होने वाले हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो इन तीनों में से वो कॉमन पार्ट लेकर आओ जो आपको तीनों ही एग्जाम में पढ़ने हैं, उसका एक टाइम फिक्स करिए कि इसे हमें इतने टाइम पर पढ़ना है। जैसे आप एक दिन में 6 से 8 घंटे पढ़ते होंगे, 6 से 8 घंटे तो पढ़ ही रहे होंगे ना, 6 से अगर कम पढ़ रहे हैं तो भाई समझ जाइए थोड़ा सा। ठीक है, 6 घंटे तो आपको पढ़ना ही होगा। तो 6 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो 6 में से आपने 3 घंटे सीधे सीधे दे दिए कि आपको यही करना है। उसके बाद आपका क्या करेंगे, उसके बाद LT ग्रेड, अगर प्रायोरिटीज दी आपने LT ग्रेड का एग्जाम पहले है, ठीक है, तो LT ग्रेड का आप क्या करेंगे, 2 घंटे एक्स्ट्रा देंगे इस वाले पेपर को। ठीक, 2 घंटे आपने एक्स्ट्रा दिए LT ग्रेड को और उसके बाद EMRS और DSSB को अभी छोड़ दिया। अब 1 घंटा जो बचा, जो आपका 1 घंटा बचा, उसमें आप रिवीजन करेंगे इन 2 घंटे का। ठीक है, इन 2 घंटे का रिवीजन करेंगे जो आपने LT ग्रेड के लिए पढ़ा और बाकी इसमें LT ग्रेड के लिए जो पढ़ा आपने। ठीक है, तो पूरा ही रिवीजन हो जाएगा आपका 1 घंटे में। डेली ही आपको रिवीजन करना है और रिवीजन करके आगे चलना है। तो इस तरह से टाइम को मैनेज करना है। ये मत करना कि देखिए DSSB में, अब देखिए प्रायोरिटीज में मैंने बात की, आपने सोचा कि देखिए LT ग्रेड का जो एग्जाम आ रहा है वो एग्जाम मुझे केवल देना है, निकालना नहीं है, लेकिन DSSB का एग्जाम मुझे निकालना है, हर हाल में निकालना है मुझे। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपकी प्रायोरिटीज बदल गई। अब आप DSSB पर ध्यान देंगे कि आपने 3 घंटे यहां पर पढ़े, उसके बाद LT ग्रेड का जो पेपर आने वाला है उसके लिए आप 1 घंटा अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये जो 2 घंटे आपने दिए वो आप किसे देंगे, DSSB को देंगे। अब समझ में आया आपको कि किस तरह से टाइम को मैनेज करना है। अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा और उसके ही हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप तीनों को एक साथ लेकर चलें और तीनों में ही आप पॉइंट मार्क से रह जाएं। ठीक है, 0.25 से रह गए, 0.5 से रह गए, तो ये चीजें हो जाती हैं अगर आपने टाइम मैनेज सही तरीके से नहीं किया। तो अब आपको क्लियर है कि प्रायोरिटीज आपको देखनी है सबसे पहले, उसके बाद अपनी पढ़ाई में स्लॉट डिसाइड करने हैं, कौन से स्लॉट में हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ये भी हमें पहले से पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने DSSB का बना दिया, EMRS का बना दिया, वैसे ही आप LT ग्रेड का भी बनाइए और उसे साथ लेकर चलिए। अब अगर बात करें अगले पॉइंट की कि अगली क्या डाउट है आपका, देखिए आपको चाहिए हिंदी और इंग्लिश के लिए सोर्स। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश के लिए है और एक कमेंट और है मैथ्स के लिए कुछ सोर्स आपको देखना है। तो मैं आपको क्लियर ही सब कुछ बता देता हूं। ठीक है, जैसे पहला, अगर आप पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में आप क्या क्या पढ़ेंगे, पार्ट ए में आप पढ़ेंगे, पहला आपका पढ़ेंगे GS। ठीक है, तो GS में तो जो मैं करा रहा हूं PYQs करा रहा हूं। ठीक है, प्लस आपको क्या पढ़ना है, अगर आप ल्यूसेंट लेकर चले तो ल्यूसेंट आपके लिए काफी रहेगी। ठीक है, ल्यूसेंट्स की जो बुक है वो जीके की, GS की बुक आती है, वो वाली आप लेके रखिए और बहुत हल्का हल्का पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे होंगे, अगर पॉलिटी में लेकर चलिए तो कौन से भाग में क्या क्या है। ठीक है, तो कौन से भाग में क्या है, तो आपको एक भाग आपने तैयार कर लिया, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, 22 भाग उसी में देख लीजिए, ल्यूसेंट में सीधे आपको मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आपको ल्यूसेंट्स में काफी अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको ल्यूसेंट लेकर चलनी है, यहां पर आपको ये करना है।
दूसरा मैं बात करूं रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में आप पीवाईक्यूज लगाएंगे। देखिए पीवाईक्यूज तो सब में करना है, क्योंकि पीवाईक्यूज से ही हमें कोर पता चलता है और क्वेश्चंस के टॉपिक कहां से आ रहे हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो पीवाईक्यूज के साथ आपको यहां पर लेके चलनी पड़ेगी किरण की बुक, किरण की बुक, ठीक है। अब किरण की बुक मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि किरण की जो बुक है उसमें क्या है, आपको क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको मिल गए, इस वजह से किरण की बुक फॉलो करिए। अगर आप किरण की बुक फॉलो नहीं करना चाहते तो यूथ की बुक फॉलो कर सकते हैं। अब किरण या यूथ में से कोई भी एक ले लीजिए और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना शुरू कर दीजिए। अब ऐसा नहीं कि पूरी ही किरण की बुक पढ़ रहे हैं आप, जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम से रिलेटेड है, जैसे मैं बता रहा हूं आपको सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया, अब सिटिंग अरेंजमेंट है उसमें, ब्लड रिलेशन है उसमें, तो ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट ये दो टॉपिक आपको किरण से पढ़ लेने हैं। तो इस तरह से आपको लेकर चलना है। अगर बात करें तीसरा टॉपिक मैथ्स की, ठीक है, तो मैथ्स में भी पीवाईक्यूज करने हैं और इसके साथ मैथ्स की आप राकेश यादव, राकेश यादव सर की बुक है एक, वो आप लेकर चलिए। राकेश यादव की बुक आपको पूरी नहीं पढ़नी है, क्योंकि क्या है वो भी बहुत लेंदी है। वो किसके लिए बनी हुई है, वो एसएससी के लिए बनी हुई है, लेकिन उसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। अगर आप क्वेश्चंस का लेवल देखेंगे उसका और उनके सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बहुत अच्छे होते हैं राकेश सर के, तो मैथ्स के, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप उस बुक को लेकर चलिए। तो पीवाईक्यूज तो आपको लगाना ही है, बाकी के राकेश सर की आप बुक ले लीजिए, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस देखना शुरू करिए और टॉपिक वाइज ही करना, उसमें भी टॉपिक वाइज ही करना। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में आपको लूसेंट्स लेके चलनी है, ठीक है। लूसेंट्स अगर आप लेकर चलेंगे तो हिंदी आपके लिए सफिशिएंट है, वहीं से आपको पढ़ना है, लेकिन पीवाईक्यूज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूं आपको, स्टार लगा लीजिए इस पर, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज, ठीक है, हिंदी के लिए। और सेम यही यही मैं बता रहा हूं इंग्लिश के लिए। अब इंग्लिश में भी आप पीवाईक्यूज लेकर चलिए। अब देखिए बहुत से लोग होंगे जिनका हिंदी अच्छा होगा, इंग्लिश खराब होगा, तो आप ये करें कि मुझे इंग्लिश में भी उतने ही मार्क्स लेकर आने हैं जितने हिंदी में आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप यहां पर 18 मार्क्स लेकर आ रहे हैं और यहां पर अगर आप 10 से 12 मार्क्स लेकर आ रहे हैं, इतने ही सफिशिएंट है, इससे ज्यादा मार्क्स आपको लाने भी नहीं है ना। आप ये सोचो कि नहीं इसमें भी मुझे 15 मार्क्स लेकर आने हैं, ऐसा नहीं करना। और जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग है वो हिंदी में 10 से 12 मार्क्स लेकर आ रहा है, तो उतने ही लेकर चलिए। इसके साथ अगर मैं कहूं तो नीतू मैम की, नीतू मैम की बुक लेकर चलिए और उससे आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। अब नीतू मैम की बुक्स पूरी नहीं पढ़नी है, ठीक है। क्या करना है आपको, जैसे आपने एक दिन आपने एक्टिव पैसिव देख लिए, दूसरे दिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लिए, तो इस तरह से लेकर चलना है, टॉपिक वाइज लेकर चलना है कि आपके पीवाईक्यूज में क्या आ रहा है। जैसे पीवाईक्यूज का पेपर, आपने पीवाईक्यू का पेपर देखा, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर, तो आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट खोले नीतू मैम की बुक में और वो आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर एक्टिव पैसिव का कोई क्वेश्चन मिला तो आपने एक्टिव पैसिव वहां पर देख लिए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स का मिला आपको, प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस मिले तो प्रीपोजिशन खोलकर देख लिया वहां पर। इतना आपको करना है, ऐसा नहीं कि पूरी बुक पहले चैप्टर से लेकर बैठ गए और लास्ट चैप्टर तक हम पढ़ते जाएंगे, पूरी पढ़ते जाएंगे। इस तरह से कोई तैयारी नहीं करेगा, टॉपिक वाइज तैयारी करिए और आपको टॉपिक वाइज होकर ही काम बन पाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, पांचों मैंने बता दिए और कहीं पे कोई डाउट नहीं है। एक और था आपका डाउट, वो पुराना डाउट था कि आपको क्या हो रहा है, टीचिंग मेथोडोलॉजी में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने आपको बताया था 10 क्वेश्चन आपके आएंगे टीचिंग मेथोडोलॉजी के, और वो 10 क्वेश्चन कोर होते हैं आपके, बिल्कुल ऐसे हैं कि आपको मैं क्या बताऊं, सिलेबस तो इतना बड़ा दे दिया है उसमें और क्वेश्चन आपके 10 आने हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा मैंने आपके लिए एक पीडीएफ भेजी है, ठीक है। तो उस पीडीएफ को पढ़िए और उस पीडीएफ में क्या है कि क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप पढ़िए। अगर कोई टॉपिक है वो नहीं समझ में आया तो YouTube पे सर्च करिए और वो टॉपिक आप पढ़ लीजिए। बाकी के जो पीवाईक्यूज हैं उन्हें डिटेल में तो एनालिसिस में करवा दूंगा, अगर जो आपको वो भी चाहिए। मैंने आपको 1000 बार बोला था कि टीचिंग मेथोडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड और एनईपी ये जो 15 नंबर की है ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि ये भी चाहिए
तो देखिए मेरी भी कुछ दायरे हैं, मैं अपने मतलब जितना मैं काम कर पा रहा हूं उतना ही मैं कर सकता हूं ना। एक दिन में अगर मैं 3 वीडियो रिकॉर्ड करके डालने लगूं, 2 वीडियो मैं रिकॉर्ड करके डालता हूं, वैसे तो मैं कोशिश करता हूं 2 वीडियो मेरी हो जाए बहुत है, लेकिन मैं 3 वीडियो डालने लगूं, 4 डालने लगूं तो मुझ पर वर्कलोड बहुत हो जाएगा। और मुझ पर नहीं, मेरे गैजेट्स पर बहुत हो जाएगा। और मेरे गैजेट इतने अच्छे नहीं है कि रेंडर भी कर सके। 2 घंटे की क्लास को रेंडर नहीं कर पाती है अगर कोई मैं वीडियो एडिट करने बैठूं तो, ठीक है। तो ये भी आप देखिए थोड़ा सा, तो इस वजह से थोड़े से मेरे भी हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं आप कोशिश करूंगा, फिर से मैं कुछ ना कुछ करूंगा और आपके लिए क्लासेस लेकर आऊंगा। आप कमेंट डालिए। अब देखिए लोगों को शेयर भी कीजिए ना, क्योंकि अगर 5-10 लोग आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि ये काम करिए, अब एक बच्चे ने केवल बोला इसमें प्रॉब्लम आ रही है, टीचिंग मेथोडोलॉजी में प्रॉब्लम आ रही है और किसी को नहीं आ रही है, तो उनके लिए मैं सॉरी हूं कि केवल एक लोग के लिए मैं पूरा नहीं पढ़ा सकता। लेकिन हाँ, अगर आपको कहीं पर भी डाउट आ रहा है आप मुझसे पूछिए, मैं उसमें डाउट आपका क्लियर कर सकता हूं, ठीक है। आपको मैसेज करके बता सकता हूं, या फिर हो सकेगा तो आपके जितने भी डाउट होंगे एक वीडियो बना दूंगा मैं पूरी आपकी, ठीक है। समझ में आया कि क्या करना है। अब बात करते हैं हम कल के एग्जाम की। कल का आपका एग्जाम कैसा होने वाला है। अगर हम ईएमआरएस की बात करें तो ईएमआरएस का आपका पेपर आने वाला है 2023 में, जो आपने पेपर दिया था ना वही पेपर आपको देखने को मिलेगा। DSSC की बात करें तो DSSC में आपको क्या करना पड़ेगा, जो 2021 में पेपर आया था वो वाला पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो ये 8 दिसंबर की बात है। अब यहां पर जो ईएमआरएस का पेपर है वो लगभग आपका 150 मिनट का होगा, ठीक है। और यही सेम आपको 150 मिनट का यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ईएमआरएस वाले कहेंगे हमारा तो पेपर 180 मिनट का होता है, और DSSC वाले कहेंगे हमारा तो पेपर 120 मिनट का होता है। फिर ये अलग अलग क्यों, ऐसा क्यों किया है? क्योंकि अगर आप ईएमआरएस की बात करें तो ईएमआरएस का पेपर ऑफलाइन होता है, और ऑफलाइन में आपको क्या करना पड़ता है, कभी वो साइन कराने आ जाएंगे, कभी कुछ कराने आ जाएंगे, कभी आपको पानी पीने जाना पड़ेगा, कभी कुछ करने जाना पड़ेगा। तो ये जो इंटेंस होता है 3 घंटे का टाइम है ना, तो आपको बीच में जाना भी पड़ेगा। तो इस वजह से हमने थोड़ा सा टाइम कम कर रखा है यहां पर, लेकिन DSSC में हमने बढ़ाया है। क्योंकि अगर आप YouTube पर हमारा क्वेश्चन देखेंगे तो क्या होगा, आपको पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया। अभी देखिए पहली बार मैं सेट कर रहा हूं पेपर, तो मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। अभी पहली बार मैं इतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे करके हम कोशिश करेंगे कि उसे और अच्छा बना सकें, बेहतर बना सकें, कि आपको पढ़ने में समझने में कोई दिक्कत ना आए, हिंदी और इंग्लिश एक साथ लेकर चल सके। अब क्या हो रहा है कि मैंने हिंदी एक तरफ कर दी, इंग्लिश एक तरफ कर दी, और उसे पढ़ने में उसका फॉन्ट इतना छोटा हुआ जा रहा है कि आपको एक ही स्लाइड में दोनों क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप लैपटॉप में देख रहे होंगे तो आपको काफी बड़ा दिखेगा, लेकिन मोबाइल में भी तो देख रहे हैं ना आप, इस वजह से थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए मैंने इस टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब और क्या होगा इसमें, अगर आप ईएमआरएस का पेपर देखें तो आपके 140 क्वेश्चन कैसे होंगे, 30-30 सेकंड के होंगे, ठीक है। 30-30 सेकंड के होंगे सारे क्वेश्चंस, 140 30 सेकंड के होंगे। बाकी के जो 10 क्वेश्चन बचे वो है आपका रीजनिंग का। तो रीजनिंग का आपका 2 मिनट का होगा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो वो 20 मिनट का सेक्शन होगा। समझ में आया कि इस तरह से होगा आपका ईएमआरएस का पेपर। अगर बात करें DSSC का, जो 160 क्वेश्चन है वो आपको 20 सेकंड के मिलेंगे, ठीक है। तो 20 सेकंड में आपको करने हैं 160 क्वेश्चन, बाकी के 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के, ठीक है, और 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के। तो इसमें क्या होगा आपका, ये आपका 1.5 मिनट का क्वेश्चन होगा, ठीक है। 90 सेकंड आपको मिलेंगे, 1.5 मिनट मिलेगा आपको, जिसमें आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैथ या रीजनिंग का। अब यहां पर अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो क्या करेंगे आप, देखिए मोबाइल में अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले तो मोबाइल को इस तरह से, आपका मोबाइल होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि आपका मोबाइल है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मोबाइल है। लेकिन आप किस तरह से क्लास देखते हैं, मोबाइल में मोबाइल को इस तरह से कर लेते हैं और फिर क्लास देखते हैं। मैं कह रहा हूं आप मोबाइल को इस तरह से नहीं करिए, आप मोबाइल को इसी तरीके से रहने दीजिए। तो क्लास आपकी कहां चल रही होगी, इस जगह पर क्लास आपकी चल रही होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, जो स्क्रीन है इस स्क्रीन को जूम करिए, दोनों उंगली रखना इस तरह से और ऐसे बढ़ाना, ठीक है, दोनों तरफ बढ़ाना, तो आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। और आधी स्क्रीन में आपका हिंदी का क्वेश्चन आ रहा होगा, आधी इंग्लिश का क्वेश्चन आ रहा होगा। अगर आपको इंग्लिश का पेपर देखना है तो आप खिसका के इधर की तरफ कर लीजिए और आपके इतनी स्क्रीन में एक क्वेश्चन आ जाएगा। यही सेम तरीका आपको हिंदी में करना है और हिंदी का पेपर आप बढ़ा लीजिए, ठीक। इस तरह से तो आपको पेपर देखना है। अब समझ में आया, इतना आपको करना पड़ेगा। तीसरे जो पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, पेन, पेपर, पानी की बोतल, ठीक है, हर चीज आपको लेके रखनी है और एक बेंच पे आपको बैठ जाना है और तब तक नहीं उठना है जब तक आपके 150 मिनट नहीं हो जाते। तो 150 मिनट तक आपको बैठने की प्रैक्टिस करनी है, उसमें आपको पूरा पेपर करना है। समझ में आया कि आपको पेन,
अपना पेपर जो मैंने बताया था OMR लेके रखिए। अगर आपने OMR नहीं लिया तो आप क्या करिए 1 2 3 4 इस तरह से आपने पे डाल के रखिए पहले से ही। अगर आप EMRS का लगा रहे हैं तो आपको 150 क्वेश्चन डाल के रखने हैं। अगर आप DSSB का लगाने हैं तो आपको 120 तक ये डाल के रखना है। आप पहले के आगे A लिख दीजिए, दूसरे आगे B, तीसरे के आगे C, इस तरह से आप आंसर लिखते जाना उस जगह पर। समझ में आया कि इस तरह से करना है। बाद में मैं आपको आंसर की अपलोड करूंगा, सीधे कहां पर अपलोड की जाएगी, वो आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की जाएगी। तो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सीधे ज्वाइन कर ले, ठीक है। और वहां से आप आंसर की डाउनलोड करेंगे, आंसर की से मैच करेंगे आपके, और जितने क्वेश्चंस बने ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से। अगर मैं आपको कह रहा हूं टारगेट, मैं आपको बता रहा हूं EMRS के लिए, EMRS के कितने आपके क्वेश्चंस बनने चाहिए, अभी आपके क्वेश्चंस बनने चाहिए 70, ठीक है। 150 में से 70 बनने चाहिए। अगर आप 150 में से 70 लेकर आ रहे हैं तो आपका सही है। यही सेम मैं आपको बता रहा हूं DSSB के लिए। DSSB में अगर आपके 200 में से अगर आपके 75 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपका सही है। अगर 75 से नीचे जा रहे हैं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे, वहां पर आपको लिखने हैं कि देखिए मेरे 60 बने, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना पड़ेगा, जिससे आपको हेजिटेशन थोड़ी सी जो आई है वो लोगों को पता चले, जिससे एक दूसरे का भी साथ भी दे सके, ठीक है। तो 60 जिसके आ रहे हैं, जिसके 75 आ रहे हैं, जिसके 80 आ रहे हैं, जिसके 120 आ रहे हैं, सारे ही लिखेंगे। कोई झूठ नहीं लिखेगा कि 150 में से 150 लिख दिए। लेकिन अगर आपके 70 नंबर EMRS में, 75 नंबर आपके DSSB में नहीं आ रहे हैं तो फिर आप मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे, मैं आपकी पर्सनल इश्यू सॉल्व करूंगा कि क्या ही दिक्कत आ रही है आपको और क्या आपको एक्स्ट्रा करना है, ठीक है। फुल लेंथ पेपर होगा आपका, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर है। और हमने फुल लेंथ क्यों रखा है, इस वजह से रखा है कि अगर आपको, जैसे आपने क्या किया, अभी आपने पॉलिटी पढ़ी और पॉलिटी के ही मैंने क्वेश्चंस आपको दिए, तो आपको वो फीलिंग नहीं आएगी। मैं चाहता हूं कि हर संडे आप फील करें कि आप एग्जाम सेंटर में जाकर एग्जाम दे रहे हैं। तो यही था। तो कल के लिए तैयार रहना कि क्या क्या आपको करना है, किस तरह से करना है, और टाइमिंग में बता देता हूं। किसी को अगर दिक्कत आ रही है लाइव क्लास देखने में तो आप लाइव मत देखिए, लेकिन आप क्या करिए कि उस जगह पर आप ऑफलाइन देख लीजिए, ठीक है। मतलब एक बार जैसे क्लास आ जाती है, लाइव क्लास होती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो क्लास रिकॉर्डेड मोड में पहुंच जाती है। तो रिकॉर्डेड मोड में जब पहुंच जाती है वहां पे आप जाके वीडियो स्टार्ट कीजिए, लेकिन वीडियो की ना तो स्पीड बढ़ानी है ना पॉज करना है, ये बस एक ध्यान रखना है। वीडियो की स्पीड नहीं बढ़ानी है, 2 की स्पीड पे नहीं करना है, 1 की स्पीड पे चलते रहने देना है। उसके बाद आपको वीडियो पॉज नहीं करनी है। अगर क्वेश्चन छूट गया तो छूट गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन छूट जाने दीजिए, अगर छूट रहा है छूट जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप बैठे हुए हैं तो आप बाद में कर लीजिए। पेपर आपको करना है, शाम तक आपको पेपर करना है, और उसके आपको क्या करने हैं, अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में बताने हैं। समझ में आ गया कि क्या है। तो टाइमिंग हम बता रहे थे, टाइमिंग एक तो आपकी होगी 10 बजे से 10 AM टू 12:30, ठीक है, 12:30 PM। ये तो होगा आपका EMRS का पेपर। उसके बाद जो DSSB का पेपर होगा, DSSB का पेपर आपको कितने बजे मिलेगा, वो मिलेगा आपको 2 बजे से 2 PM टू 4 PM, 4:30 PM। ये है आपकी टाइमिंग। अब 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे उसमें जाके तो कुछ बताना नहीं है। अगर आपको म्यूजिक सुनना है साथ में, आप म्यूजिक लेके रख सकते हैं, पानी की बोतल आपको रखनी है, लेकिन वीडियो में कोई साउंड नहीं होगा, डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट होगी। डिस्क्रिप्शन है थोड़ा सा, वो मुझे बताना पड़ेगा, बाकी का आपकी वीडियो जैसे ही स्टार्ट होगी आप वीडियो को देखना स्टार्ट करिए, और क्लास 1 सेकंड से ही आपका डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगी क्लास। तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि 10 मिनट का जो प्रीमियर की जो टाइमिंग होती है, तो 15 मिनट पहले से ही आप जितने लोग आएंगे वो आके बैठ जाएंगे, क्लास स्टार्ट कर लेना। लाइव क्लास में अगर बैठना है तो लाइव क्लास बैठना। लाइव क्लास में आपको चैट नहीं करनी है, मैसेज नहीं करनी है। आपको मैसेज कब करने हैं, जब आप पूरा पेपर दे लेंगे उसके बाद कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, ठीक है। वहां पर मैसेज मत करना, मैं वहां उपस्थित नहीं होऊंगा और मैसेज आपके वहां पर नहीं देखूंगा। बाकी की जो क्लासेस होती हैं उसमें मैं उपस्थित रहता हूं, तो अगर आपको वहां पर लाइव चैट करनी है तो उस जगह पर मैं करिए, वहां पर मैं उपस्थित रहता हूं, ठीक है। तो अब आप समझ गए, पूरा आपका डाउट क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। बाकी का अगर कोई डाउट आएगा तो आप अगले सेशन में आइए, मैं शनिवार को फिर से वीडियो बनाऊंगा आपके। 15 दिसंबर के बाद 16 दिसंबर से आगे का हम बनाएंगे पूरा, ठीक है। तो तब तक जो भी डाउट हो आपके वो पूछ लीजिए और उसमें मैं आपको बता दूंगा। समझ में आ गया पूरा? तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाकी का शुभ रात्रि, कल मिलते हैं एग्जाम सेंटर पे। ओके, थैंक यू वेरी मच।